हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेरणा। और ये मेरा दूसरा वीडियो है केमिस्ट्री लेक्चर के ऊपर में। इसमें हम लोग बात करेंगे, पिछले में हमने सॉलिड्स के बारे में बात किया था। दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक एमॉर्फस होते हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज ये बनाया था, बट काफ़ी लेंदी बन गया था वो हमारा वीडियो। इस वीडियो में इस बार आपसे हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में हम लोग टॉपिक समझाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है। आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को किन किन तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा उसी चीज के ऊपर में है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे अपना। देखिए, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मेरा पेन लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं अपना पेन ले लेता हूँ। पहले पेन सेलेक्ट किया मैं। अब देखिए, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किस तरीके से कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको मॉलिक्यूल्स रहेंगे सारे के सारे, और मॉलिक्यूल्स पे ही बॉन्डिंग होता है। दूसरा आपका होगा आयनिक सॉलिड्स, ये आपका आयनिक सॉलिड्स है यहाँ पर, इस पे काम होगा सारा। तीसरा आपका मेटेलिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि हम आयंस पे सारा का सारा काम होता है। मैं आपको सब कुछ डिफाइन करूंगा अभी। मैं सिर्फ आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप में जो डिवाइड होते हैं वो बता रहा हूँ। तो दो महीने बता दिया, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटालिक सॉलिड्स है। मेटालिक सॉलिड्स में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में काम होता है। हम खुद जानते हैं कि मेटल्स कितने कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉलो करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी फॉलो करते हैं। वो क्यों करते हैं वो आपको इसमें मैं बताऊंगा। और ये चौथा और लास्ट है हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरीके से बॉन्ड्स बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो हम लोग इस चीज को अभी डिलीट कर लेते हैं। हमारा डिलीट हो गया। हम लोग चलते हैं एरो लेकर के अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला हमने जो बताया था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपको तीन तरीके के सॉलिड्स होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर, एक होते हैं पोलर, और एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, आपको मैंने तीनों चीजें बता दिया है यहाँ पर। देखिए, नॉन पोलर में आपको डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस लगते हैं। अब डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस में आपको क्या तरीका है मैं आपको ये बता देता हूँ। नॉन पोलर होता है मेनली, ये जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है क्या है आपको बता देता हूँ। आप एग्जांपल में देख रहे होंगे यहाँ H2 आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन, या I2 आप लोग जानते हैं आयोडीन। तो मैं H2 बताता हूँ। H2 जब जब आप अपना पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो सबसे पहला आपको मिलेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक ही। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए मैं ऐसे H लिखा, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक बूंद, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन H2 कैसे बनाएगा, ये देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो ये H2 बना दिया। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर में आपको कोई भी मतलब पोल्स नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स के जो पोल बनते हैं वो नॉन पोलर में नहीं बनेंगे। तो H2 का आप समझ गए नॉन पोलर होता है। अब अगर मैं पोलर में आपका जाता हूं तो पोलर का क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। पोलर में ये काम कैसे होता है, अगर मान लीजिए दो तरीके के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हर कुछ मॉलिक्यूल्स पे ही चलेगा। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल्स को ऐसे लीजिएगा, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लीजिएगा, बाय द वे मान लीजिए इसको मैं अगर मॉलिक्यूल्स में लेता हूं, तो अगर आप देखिए यहाँ पर आपका एक हो गया ये आपका प्लस साइन अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे मैं क्लमजी हो गया थोड़ा, और यहाँ पर अगर माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लस साइन होगा और यहाँ पर इसका माइनस साइन होगा। ये क्या होगा आप खुद जानते हैं हर वक्त से कि माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों माइनस प्लस दोनों को जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये पोलर सॉलिड्स बनाते हैं। टू टाइप ऑफ पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया पोलर सॉलिड्स।
अब अगर यहीं पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग किसी और तरीके का एग्जांपल देंगे। जैसे यहाँ पर आपने H2O दिया है, तो H2O की जगह H2O को भी समझा सकता हूँ मैं। वैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ H2O के सिवाय। मैं तो यहाँ पे H2O आपको दिखा रहा हूँ। NH3 में आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे NH3 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। देखिए NH3 में N क्या हो गया हमारा, NH3 आपका अमोनिया होता है। अमोनिया एक पंजन टाइप का गैस होता है, उसके ऊपर उसको हम लोग NH3 कहते हैं। ये कूलेंट के तौर पे काम आता है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसी वजह से हम लोग इसको कूलेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन का आपका है एटॉमिक बॉन्ड की एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो हम लोग जिंदगी भर जानते हैं अगर 7 है तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, तो पहला में जब 2 जाएगा तो ये तो फुलफिल हो गया, मगर जब 5 जा रहा है तो यहाँ पे आपको जाना है 8, बट 5 जा रहा है तो इसको क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कैसे काम करेगा, ये जब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो n हो जाएगा आपका बीच में, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स का जो पूर्ति करेगा वो आपको हाइड्रोजन करेगा। कैसे करेगा आपको मैं बताता हूँ। इसके साथ मतलब नाइट्रोजन के एक एटम के साथ में एक इसके साथ में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको सॉरी, यहाँ पे भी लिख देता हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको तीनों तरफ से हाइड्रोजन, तो ये बॉन्डिंग कर दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ आपका ऐसे। अब अगर आप H2O में भी देखिएगा तो H2O का भी सेम प्रोसेस है। मैंने आपको NH3 बता दिया, अब आप बोलिएगा सर ने तो H2O बताया नहीं, तो मैं आपको H2O बता देता हूँ। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से लेगा, वो आपको लेगा यहीं से हाइड्रोजन के पास से। यहाँ पर आपका एक हो गया, एक इधर हो गया, मान लीजिए एक मैं यहाँ ले लेता हूँ वैसे दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट में जगह है नहीं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपको दे देगा, यहाँ पर एक आपको हाइड्रोजन दे देगा, तो ये आपका ये बॉन्ड कंप्लीट बन गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपको हाइड्रोजन के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ वो मैनेज करके तब बनाता है। पोलर बॉन्ड्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है, और नॉन पोलर्स में जो नॉर्मली अपने आप में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मिल करके एक पूरा करता है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये आप समझ गए नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसे काम करता है। ठीक है, ये तीनों चीज आप समझ गए। अब ये आपको एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख ले, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ, नॉन पोलर सॉफ्ट होता है आपका, ये आपको दिखा हुआ है, और ये हार्ड होता है। ये हार्ड होता है क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये हम लोग कोलैबोरेशन करके बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने यहाँ कोलैबोरेशन किया है हाइड्रोजन के साथ, H2O ने यहाँ कोलैबोरेशन किया है ऑक्सीजन के साथ, बट यहाँ क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का ही मामला है, इसी वजह से ये सॉफ्ट बॉन्ड। तो ये भी ये सारे सब इंसुलेटर होते हैं, सारे के सारे इंसुलेटर टाइप में है। मेल्टिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं, नॉन पोलर्स के बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, ये एक दूसरे के तरफ से ही मिले हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स कभी भी किसी के हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स जब हम लोग MP लिखते हैं, कोई भी मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बनाते हैं, तो उसके बॉन्डिंग पर ही मेल्टिंग पॉइंट्स का वेरिएशन रहता है। जितना हाई मेल्टिंग बॉन्डिंग रहेगा उतना ही हाई आपका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबका बॉन्ड वीक है, तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। ये हमने जो दिखाया है ये आपको, ये लो लो वेरी लो, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है बॉस, ये सारा आपका मेल्टिंग पॉइंट्स है, ये आप समझ गए। यही सिस्टम है, आप ये चीज जान लीजिए, कभी भी बॉन्ड्स जब भी हाई होंगे तभी आपके मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स वेरीज ऑलवेज ऑन द डिपेंडेंसीज ऑफ बॉन्ड्स, कि किस टाइप के बॉन्ड्स है आपके पास। लो बॉन्ड्स लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉन्ड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि आपको एक एटम या एक मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करने में जब ज्यादा ताकत लगेगा तभी आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। आप समझ गए, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का आपने सिस्टम समझ लिया। अब मैं जाता हूं अपने नेक्स्ट पे कि मेरे पास नेक्स्ट कौन सा वेरिएशन है।
ठीक है। तो मैं गया नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स। ये रहा हमारा आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में सबसे पहला चीज हम आपको बता देते हैं कि ये आयंस होते हैं। आयंस एक दूसरे से मिल करके तब ये काम करते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ये बॉन्डिंग होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। आयनिक बॉन्ड्स में, आयनिक बॉन्ड्स में एक आयन आपका इधर से उधर जाएगा। अब आपको मैं एक तरीके से समझा देता हूँ कि ये मान लीजिए मैं NaCl का जो एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पर, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। NaCl में आप मान लीजिए ऐसे 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 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Na प्लस, सॉरी इसको, हाँ Na प्लस। और ये आपका हो गया मान लीजिए Cl माइनस। अगर हम अब जाकर के अब हम एटॉमिक नंबर पे जाते हैं, तो नॉर्मल एटॉमिक नंबर पे चलिए कि आपको Na के पास क्या है, 11 का एटॉमिक नंबर है। Na का आपका एटॉमिक नंबर हो गया 11 और Cl का आपका एटॉमिक हो गया, NaCl में Cl का एटॉमिक नंबर हो गया 17। 17, ठीक है। अगर अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। मतलब कि इसके पास ये एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गया। अब Cl में जाते हैं। Cl में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, 2 8 10, 10 7 17, 17 हो गया। 17 होने पर क्या है कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके पास आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको एक और हो जाएगा तो ये 8 बना लेगा। 8 बनाने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पूरा, क्योंकि 2 8 8 इसको भी 8 ही चाहिए। तो ये क्या करेगा भाई साहब, एक यहाँ पर Na आएगा पॉजिटिव साइन का, और यहाँ पे एक Cl आएगा माइनस साइन का। अब मैं माइनस साइन और पॉजिटिव साइन आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि Cl के पास माइनस साइन आखिरकार क्यों है और Na के पास प्लस साइन क्यों है। इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास अलग से है। इसके पास आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं 2 8 8 हो जाएगा तो इसका पूरा हो जाएगा। तो Cl क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है Na का। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। तो अब Na के पास क्या बचा कि आपके पास Na के पास हो गया 11 प्रोटॉन्स, क्योंकि हर एटम आयंस में यहाँ पर किसी भी इसमें जाइएगा, एटम में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलेंगे किसी भी एटम में जाइए। तो यहाँ क्या हो गया, आपको प्रोटॉन्स हो गए P हो गया आपके पास 11, बट जब Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास मात्र 10। तो इसके पास पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स के चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज Na पर चढ़ गया। और जो Cl है, Cl के पास क्या हो गया, क्लोरीन के पास कि 17 हो गए इसके पास प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स हो गए 17 और इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसके पास 18, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने Na पड़ोसी से उधार में ले लिया बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए। तो इसके वजह से इस पे हो गया माइनस का चार्ज। इसलिए इसमें आयंस का लेन देन जो होता है, ये कैटायन अनायन वाला जो प्रोसेस है, इसी वजह से इसमें आयंस के चेंजिंग होते हैं और इसमें प्लस और माइनस साइन का लेन देन होता है। क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है उसके पास प्लस साइन आ जाता है, और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास माइनस साइन होता है। अब इसका फिजिकल कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है। अब आप बोलिएगा ब्रिटल तो आप बताए नहीं, तो मैं ब्रिटल बताता हूँ। ब्रिटल को किसको कहते हैं, ब्रिटल उसको कहते हैं हार्ड बट रिलायबल टू ब्रेक इजिली। हार्ड होता है बट ये आराम से टूट जाता है, इसको टूटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक तरीके से आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी लकड़ी के टुकड़े, ब्रिटल के लिए मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब आप इस पे हथौड़े से मारिएगा यहाँ पर इस पॉइंट में, तो ये क्या करेगा, ये फैलेगा तो नहीं बट ये क्या करेगा, यहाँ से क्रैक कर जाएगा। इस चीज को, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। मतलब कि फैलना नहीं मगर वो टूट जाता है उस जगह से। तो आप समझ गए कि ये क्या होता है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये इंसुलेटर्स होते हैं
सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इनके पास वो इसने इसे दे दिया। तो जब इसने अपना फ्री इलेक्ट्रॉन सोडियम ने Cl को दे दिया सॉलिड स्टेट में, तो इसने एक बॉन्डिंग बना दिया। तो सॉलिड स्टेट में क्या सिस्टम होता है कि जब तक आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यहाँ पे बहुत कचरा हो गया, मैं यहाँ नीचे दिखाता हूँ। जब तक आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इंसुलेटर हो गया या थर्मल कंडक्टिविटी, कुछ भी कंडक्टिविटी करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बट कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशंस, आप जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में मोस्टली जो होते हैं इंसुलेटर्स भी होते हैं, वो कंडक्टिविटी करते हैं क्योंकि लिक्विड एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो सकता है। तो जब फ्लो होगा तो उसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। मगर जब ये मेटल बन जाएंगे तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, ना ही ये किसी चीज को आगे कर सकते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्यों हाई है, मैं आपको ये समझाया था पिछले स्लाइड में भी कि देखिए ये जो आयंस के एक्सचेंजिंग के द्वारा जो इनका बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड काफी तगड़ा होता है। हमारे यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने पर एक यील्डिंग वैल्यू लगती है। यील्डिंग वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। यील्डिंग वैल्यू, उसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। यील्डिंग YIEL, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा गंदा है, तो YIELDING यील्डिंग वैल्यू लगती है। तो ये पावर जो है किसी भी हीट देने पर इसको बहुत ज्यादा लगेगा, इसी वजह से इसको तोड़ने पे जो एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, टूटने में बहुत कष्ट होता है। तो आप आयनिक सॉलिड्स समझ गए कि किस वजह से कैसे आयनिक सॉलिड्स बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स आपका एक अच्छा टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा मेटालिक सॉलिड्स हमारा काम कैसे करता है, क्योंकि आपने मेटल्स बहुत सारे देखे हैं दुनिया में, मगर क्या है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मेटालिक सॉलिड्स जो आपके होते हैं, ये काम करते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ delocalized electrons, positive ions in a sea of delocalized electrons। जिससे आप क्या समझ रहे हैं, delocalized electrons, जिस इलेक्ट्रॉन्स का कोई घर बार नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके बीच में एक पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस का कोई काम धाम नहीं है। यहाँ हमारा मेन मुद्दा है यहाँ सी ऑफ delocalized electrons। मैं आपको बताता हूँ ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है, मान लीजिए आप एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं Fe। क्या होता है आपका, आयरन। आयरन आयरन आप लोग जानते हैं लोहा, ठीक है। इस लोहे में कैसे होता है कि Fe का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे sp वाला मेथड से, क्वांटम वाला सिस्टम से, तो उससे हमें क्या बनता है, आर्गन का ये प्लस आपको 3d6 4s2, 3d6 4s2। ये कैसे, क्योंकि इसका 26 एटॉमिक नंबर है, तो ये रिमेनिंग एटम बच जाता है आर्गन के बाद। ये इतना 6 + 2 8, 18 तक आर्गन होता है, उसके बाद आपका ये रिमेनिंग बच जाता है। तो ये जो रिमेनिंग बचता है, तो काम इस पे कुछ नहीं होता है, ये तो सारा कुछ है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये बच जाते हैं, यही सब कुछ का लेन देन करता है पूरे मेटेलिक सॉलिड्स में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेन देन करता है कि हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल 2 नए टर्म है, इनको भी मुझे समझाना है। मेलिएबल एंड डक्टाइल का, मेलिएबल का सबसे पहला होता है मीन्स इट कैन बी प्रेस्ड इनटू शीट। मेलिएबल में कुछ भी चीज को शीट में, मतलब कि आपने ये एक मेटल लिया, इसको ठोक पीट करके इतना लंबा शीट बना लिया, ये आप बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, ये सिमिलर होता है मेलिएबल के, मगर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर विदाउट लूजिंग टफनेस। इसका टफनेस जो होता है उसको आप बिना कन्वर्ट किए, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को बिना हार्म किए, आप इसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज खराब नहीं होंगी, ये आप जान लीजिए, ठीक है।
यही नियम है मैलिएबल और डक्टाइल का। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्यों कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में भी, मोल्टेन स्टेट में भी, मैलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर है, मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्टर है। इन सब का कारण है ये दो इलेक्ट्रॉन्स। जब आप किसी चीज को प्रेस करते हैं तो एक मेटल में बहुत हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक दूसरे के बीच में बट जाते हैं और बट करके इस सीट को होने के बाद भी या इस वायर में कन्वर्ट होने के बाद भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हार्म नहीं होने देते हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को यही संभाल के रखते हैं मेल्टिबिलिटी और डक्टिलिटी के प्रोसेस में। बट जब हम लोग कंडक्टिविटी के प्रोसेस पे आते हैं तो कंडक्टिविटी में क्या होता है कि ये जो सॉलिड स्टेट और मोल्टेन स्टेट में भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये हर जगह मूव करते हैं और मूव करते करते हर जगह अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी करते हैं और अपनी थर्मल कंडक्टिविटी भी करते हैं। दोनों को टिक मार्क करते हैं सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन्स। और मेल्टिंग पॉइंट तो इसके ऑब्वियसली हाई है। आपने खुद देखा हुआ है आयरन कितनी देर से पिघलता है, कॉपर कितनी देर से पिघलता है, मैग्नीशियम आपने नहीं देखा होगा आमतौर पर, मगर ये दो मेटल्स तो आपने नॉर्मली देखे होंगे। और ये पिघलने में इसलिए हाई लग जाता है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग्स बहुत हाई है। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें एक्स्ट्रा बने हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी हम लोग समझ गए हैं बस। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। देखिए ये इसमें थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में, मगर मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, आप इजीली समझ जाइएगा। देखिए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में आपको क्या होता है एटम्स का पार्टिकल्स होता है, मेन एटम्स का खेल होता है यहाँ पर। या एटम्स के बॉन्डिंग होते हैं कि एटम्स पे ही आपको सारा का सारा काम होता है यहाँ पे। तो बॉन्डिंग कैसी होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग का एक मैंने पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड्स इस तरीके के एक सिमेट्रिकल डायरेक्शन पे लोग अपना एक ज्योमेट्री बनाते हैं जो एकदम सेम टू सेम होता है। ये देखिए सेम टू सेम एकदम ज्योमेट्री बनाते चल जाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल्स है कोवलेंट बॉन्डिंग का जो हमारे नेटवर्क सॉलिड्स में है SiO2 जो क्वार्ट्ज है, डायमंड है। ये सारे के सारे मेटल्स इसके हार्डी होते हैं क्योंकि ये मेनली होते हैं जो एक सिस्टमेटिक वे पे बनाते हैं। तो इसके वजह से इनका सिस्टमेटिक वे को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं बहुत हाई होता है क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे बनाते हैं। तो इनको इनके पोजीशन से मूव करना या इस पोजीशन से मूव करना बहुत एक्स्ट्रा हीट लगने लगता है, जो कि कभी-कभी किन्हीं-किन्हीं चीज में जैसे डायमंड में तो इम्पॉसिबल है, आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं बट मेल्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारे मेटल हार्ड होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन आया हुआ है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट का मैंने यहाँ पर जो ये है आपका मेनली एटॉमिक प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्री बना रहा है बट एक लेयर्ड सिमेट्री बना रहा है। इस लेयर्ड सिमेट्री को तोड़ने में काफी आसानी होती है। ये हर तरीके से आपको मिलेंगे। इसमें सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में, बट ग्रेफाइट जो होता है वो एज अ कंडक्टर काम कर सकता है और करता है। और ये एक एक्सेप्शन है। आप ग्रेफाइट अपने पेंसिल में जो निब बनाया जाता है उस निब का जो ब्लैक कलर की निब होती है वो आपका ग्रेफाइट का होता है जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, वो निब आपका ग्रेफाइट का होता है। तो आप क्या समझे इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग चलती है, मेटल सारे हार्ड होते हैं, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एकदम जीरो होता है। और बट ग्रेफाइट को छोड़ करके दोनों ही चीज में ग्रेफाइट आपको सॉफ्ट भी पाया जा सकता है, तोड़ भी सकते हैं। आप पेंसिल का नीब कितनी बार बचपन में तोड़ चुके होंगे कोई पता नहीं। तो ये सारा चीज आप समझ गए। मैंने चारों के चारों तरीके बॉन्ड्स बता दी हैं आपको कि किन किन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो ये दूसरा एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज के बीच का टॉपिक था एनसीईआरटी के केमिस्ट्री पार्ट 1 बुक में, आप देख सकते हैं। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं एक्सरसाइज सेम वीडियो में डालना छोड़ दिया हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स हर कुछ की टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पर, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारा टॉपिक्स है वहां पर।
ओके, तो एक्सरसाइज देखने के लिए बने रहे इस चैनल पर और इस प्लेलिस्ट में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।